According to many analysts, China is playing the same game which US was playing just after World War II. अब पॉइंट ये है वो बेहतर खेल रहा है या बेहतर नहीं खेल रहा, और ओवरऑल इस रीजन की स्टेबिलिटी पर, यानी कि अभी हम मिडिल ईस्ट की बात कर रहे हैं, और ओवरऑल वर्ल्ड पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। रिसेंटली हमने देखा कि सऊदी ईरान के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस दोबारा से बन जाते हैं और इसमें चाइना एक मुख्य भूमिका निभाता है। कई लोगों को लगता है कि चाइना ही है जिसने इन रिलेशंस को स्थापित कराया है, लेकिन अगर हम बैकग्राउंड में जाएं तो इससे पहले खुद मोहम्मद बिन सलमान जो हैं MBS डिफेक्टो हेड हैं एक तरीके से सऊदी अरब के, उन्होंने खुद ही पहल कर चुकी है और इससे पहले वो इराक बगदाद को बेस बनाकर ऐसी ही कुछ वार्ताओं को पुश कर रहे थे। दोनों के जो फॉरेन मिनिस्टर्स थे वो इससे पहले बगदाद में भी मिले थे, लेकिन हाँ कुछ स्ट्रिंग्स थे जो पुल करने की जरूरत थी और वो वही कर सकता था जिसकी पैठ या जिसके रिलेशंस दोनों ही पार्टियों के साथ अच्छे हों। कहा जाता है कि चाइना इज कंसिडर्ड एज अ न्यूट्रल पावर इन दिस रीजन विच यूएस इज नॉट। यूएस को न्यूट्रल नहीं माना जाता और अभी तो कुछ समय ऐसा चल रहा है कि यूएस और सऊदी और यूएस और ईरान दोनों में बड़े गैप्स हैं। दूसरी कुछ रिपोर्ट ये कह रही है कि ये आपने ओवर हाइप कर दिया है, इतना बड़ा कुछ अचीवमेंट किया नहीं है चाइना ने। सऊदी ईरान टाइज ठीक है, मेजर कॉन्फ्लिक्ट था दोनों में, हाथ मिला लिए हैं, लेकिन पूरे रीजन में स्टेबिलिटी आ जाएगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इस आर्टिकल के अंदर बताया गया कि यमन में तो जरा देखो, उधर लेबनान में देखो, इधर सीरिया में देखो, क्या इन सब जगह जहां सऊदी और ईरान के प्रॉक्सीज एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट में हैं, क्या इसका मतलब यह है कि वहां पर भी वो रिजॉल्व करने के लिए तैयार हो जाएंगे? कुछ लोग कहेंगे कि हां सर हो जाएंगे ना, जब सऊदी और ईरान ने हाथ मिला लिए, ईरान वेपनरी पैसा नहीं सप्लाई करेगा, इधर सऊदी पैसा और हथियार नहीं सप्लाई करेगा, तो मान जाएंगे। मानते तब हैं लोग जब उनके लिए इसमें कुछ हो। अब इतने सालों से दोनों पार्टीज को आपने भिड़ाया हुआ है कि कुछ रेबल ग्रुप्स को सऊदी सपोर्ट करता है, कुछ को ईरान सपोर्ट करता है। आज आपने हाथ मिला लिए, लेकिन उनके देश में पावर किसकी चलेगी, इसको रिजॉल्व करना इतना आसान नहीं है। वो कहेंगे हम बेवकूफ थे क्या, इतने लोगों की जान चली गई, हथियार, आइडियोलॉजी, क्या क्या नहीं हमने किया, शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट का इस्तेमाल किया, तो एकदम से व्हाइट वॉश नहीं हो सकता। तो चाइना क्या उसको व्हाइट वॉश कर सकता है? दैट टाइम हैज टू से। नाउ मिडिल ईस्ट को जो चीज चाहिए, जैसे कि अब वो कह रहे हैं हम डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं, एक समय पर मोहम्मद बिन सलमान का कमेंट था, सऊदी का कमेंट था कि एक्चुअली ईरान को अगर देखो तो हिटलर जो है वो कम लगने लगे। ये सऊदी का कमेंट था। वो हिटलर से कंपेयर करें, हिटलर से ज्यादा खतरनाक ईरान को बता रहे हैं। और रीसेंट कमेंट ये था कि नहीं नहीं, देखो हम दोनों के तो भाग्य ही एक साथ लिखे गए हैं, तो हम दोनों को तो साथ आना ही है। देखिए समय बदलता है, भाषा और व्यवहार सब बदल जाता है। अब जब वो कह रहे हैं शेयर्ड फेट, तो ऐसा क्या क्या चाहिए उनको? देखिए ईरान हो या सऊदी हो, दोनों को ऑयल प्रोड्यूस करके पैसा कमाना है, लेकिन वो सीमित समय तक कमाना है। इससे पहले उनको डाइवर्सिफाई करना है, डिपेंडेंस को कम करना है। चाइना के पास वो सब कुछ है जो इनको चाहिए, पैसा। और पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण है, चाइना में ऑथोरिटेरियन रेजीम है, सऊदी में ऑथोरिटेरियन रेजीम, और एलिमेंट ऑफ ऑथोरिटेरियनिज्म हम ईरान में भी देखते हैं। तो एक तरीके से चाइना कहता है देखो जब मैं पैसा दूंगा ना, तो मैं ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, इन सब की बातें नहीं करूंगा, ये कंडीशनैलिटीज नहीं रखूंगा। तो ईरान और सऊदी अरब, तुम्हारा ही तो इंतजार था हमें, तुम तो बिल्कुल अपने जैसे हो। तो एक तरीके से चाइना का जो मॉडल है, ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट इज गोइंग टू गिव यू इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, इकोनॉमिक माइट, ये उसको प्रूव करने की एक कोशिश भी है, हो ही रहा है। क्लीन टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक कार, जिन जिन एरियाज में चाइना ऑलरेडी ग्लोबल लीडर है, उन सब एरियाज में इनको चाइना की एक्चुअली नीड है। तो एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप हो गई। चाइना कह रहा है फाइनेंसिंग तो हम देंगे, विदाउट कंडीशन देंगे। साथ में चाइना एक वर्ड यूज कर रहा है ग्रीन फाइनेंसिंग, और ग्रीन फाइनेंसिंग में चाइना कुछ अपने स्टैंडर्ड रख रहा है ग्रीन फाइनेंसिंग के। कह रहा है पैसा देंगे, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में आप हमारे साथ रहिए, आपको प्रोस्पेरिटी मिलेगी, सब कुछ होगा, बट जो आसपास हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसमें ग्रीन स्टैंडर्ड्स का इस्तेमाल करना है। अब उनसे पूछें भाई ये ग्रीन बेल्ट स्टैंडर्ड है क्या, तो चाइना कह रहा है आप हमारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को पढ़िए ना, इसको फॉलो करना है। जब आप इसको फॉलो करेंगे तो उस प्रोजेक्ट में हम और ज्यादा फंड करेंगे आसान शर्तों पर। तो आप कहेंगे कि सर सऊदी ईरान
सऊदी को पैसे की क्या जरूरत सर, ईरान को पैसों की क्या जरूरत, ईरान की बात मत करिए, ईरान को तो पैसों की जरूरत है, सऊदी को पैसों की नहीं, लेकिन सऊदी को तकनीक की जरूरत है। सऊदी को ये जो प्राइवेट कंपनीज है चाइना की, जो R&D पर काफी ज्यादा खर्च करी, इनकी जरूरत है। सऊदी को मार्केट से कनेक्टिविटी की जरूरत है, इन सब चीजों में चाइना की जरूरत है। तो एक तरीके से मान लीजिए कि चाइना सटल वे में पुश कर रहा है चाइनीज स्टैंडर्ड्स को इन दिस रीजन। और मुझे बताइए, ये अपने आप में एक शक्ति का सूचक होता है कि नहीं होता? अरे बिल्कुल होता है। जब दुनिया आपके स्टैंडर्ड को मानने लग जाए तो आप शक्तिशाली हैं। एक तरीके से मिनी मार्शल प्लान है। क्या कहा था आपको? वर्ल्ड वॉर 2 के जस्ट बाद मार्शल प्लान, वो यूएस का प्लान था, जिसके बदले क्या कर रहा था? यूएस यूरोप को पैसा दे रहा था रीडेवलपमेंट के लिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए। बड़ा नुकसान हो गया, हम पैसा देंगे आपको, लेकिन उसके बदले उनके मार्केट में अपनी पकड़ बना रहा था। एक तरीके से ऐसी बात है कि बॉक्स में रखकर पैसा दिया और पाइपलाइन लगा ली, उस पाइपलाइन के थ्रू अब पैसा आता रहेगा। पाइपलाइन क्या है? अपनी कंपनीज को वहां पर स्ट्रॉन्ग होल्ड दे दो। अब वन चाइना इज हैविंग मैनी सॉल्यूशंस। अब सऊदी और ईरान की टेंशन बस आपस की नहीं है, आपस की जो आसपास की रीजन है इसकी अनस्टेबिलिटी भी है, क्योंकि यहां से जो रेबल ग्रुप्स हैं वो इनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसे कि यमन बेस्ड जो रेबल ग्रुप्स हैं वो सऊदी के लिए खतरा है। तो अब चाइना कह रहा है कि देखो ऐसा है, इनमें से कुछ एरियाज में तो मेरी खुद की स्टैंडिंग बड़ी स्ट्रांग है, इराक हुआ, सीरिया हुआ, सो आई कैन ऑल्सो प्ले अ रोल ऑफ पीस मेकर इन अदर एरियाज एज वेल। तो आप मेरे साथ रहो। आगे बढ़ने से पहले जरा एक क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। कौन सी ऐसी आसपास की कंट्रीज हैं, मतलब सऊदी की बॉर्डर कंट्रीज बता दीजिए, सीधा ये क्वेश्चन है। सऊदी अरब की बॉर्डर कंट्रीज इनमें से कौन कौन सी हैं? कतर, यूएई, इजिप्ट, यमन, बताइए। आप कहेंगे सर ऐसा कैसे बता दें? लीजिए मैप देख लीजिए, चीटिंग कर लीजिए, अब बता दीजिए। चलिए देखते हैं। कतर भी है जी, यूएई, देखिए क्या क्या ऑप्शन है। कतर, यूएई, तो देखिए कतर सऊदी अरब से बॉर्डर, यूएई सऊदी अरब से बॉर्डर। फिर क्या है? इजिप्ट, इजिप्ट देखिए, ये इजिप्ट है और ये आपका सऊदी अरब है। तो बॉर्डर है कि नहीं? शायद आप लोग कहें हाँ सर लग तो रहा है बॉर्डर, है ना? अच्छा, इसको जरा रोकते हैं। यमन, यमन तो देखिए क्लियर कट बॉर्डर। तो यानी कि कतर, यूएई, यमन, इन तीनों का तो बॉर्डर है ही, राइट, सऊदी से। अब मुद्दा है इजिप्ट का। इजिप्ट का बॉर्डर नहीं है, बड़ा करीब लग रहा होगा आपको, लेकिन ये है, देखिए वो, यानी कि जो गैप आपको दिख रहा है यहां पर, ये गैप इतना बड़ा गैप है, राइट। ये स्ट्रेट ऑफ तिरान है, TIRAN, ये देखिए ये गैप है यहां पर। क्लियर है बात? तो गैप देयर, ठीक है। नाउ सऊदी और ईरान की राइवलरी के जरा बैकग्राउंड में जाते हैं। इट्स राइवलरी का सोर्स है डोमिनेंस। एक तरफ सऊदी, वो सुन्नी मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर अपने आप को मानता है। ईरान कहता है हम शिया मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर हैं। अब जो आपका सऊदी है, इसके पास एक प्लस पॉइंट है। दिस इज अ लोकेशन वेयर इस्लाम वाज बॉर्न, इस्लाम एज अ रिलीजन वाज बॉर्न। तो इस बेसिस पर इट इज हैविंग सम डोमिनेंस इन टर्म्स ऑफ आइडियोलॉजी। लेकिन दूसरी तरफ ईरान कहता है भाई हम पीछे छोड़ना है, ठीक है, सुन्नी डोमिनेटेड बर्थ ऑफ इस्लाम, बट हमने इस्लामिक रेवोल्यूशन किया है, हमने तो थियोक्रेटिक स्टेट बनाई है, इस्लाम के सिद्धांतों पर आधारित राज्य बनाया है, इस्लामिक रेवोल्यूशन, तो हमारे पास भी डोमिनेंस होनी चाहिए। अब जरा ये मैप देखिए, इस मैप में जो ये डार्क आपको ब्राउनिश कलर दिख रहा है, इसका मतलब है अराउंड 80% जनता यहां पर सुन्नी है। देखिए सुन्नी जनता आपको सब जगह मिलेगी, लेकिन देखिए जैसे 5 से 20% यहां पर दिखेगी, 21 से 40% यहां पर दिखेगी, फिर ऐसे बढ़ते जाएंगे, मोर देन 80% इस एरिया में दिखेगी। जब मैं शियाज की बात करता हूं तो देखिए जो डार्केस्ट ब्लू है, यानी कि मोर देन 80%, यहां पर मोर देन 80% शिया आपको दिख रहे हैं। ध्यान रखिएगा, ईरान और इराक दोनों जगह आपको मेजॉरिटी किसकी दिख रही है? शियाज की दिख रही है, और इसका यहां की जियोपॉलिटिक्स पर एक असर भी है। हालांकि देखिए शिया पॉपुलेशन आपको हर जगह दिख रही है यहां पर, बट परसेंटेज ऑफ शियाज आर लेस। ईरान कह रहा है इस्लामिक रिवॉल्यूशन, थियोक्रेटिक स्टेट, हमारा भी आइडिया है। नाउ यूएस ने 2003 में अटैक कर दिया इराक पर, तो आप कहेंगे इराक सर वहां तो शिया डोमिनेशन था, मतलब पॉपुलेशन में शिया डोमिनेशन था, जो बाथ पार्टी थी वहां पर भी शिया वर हैविंग स्ट्रॉन्ग होल्ड। लेकिन कुछ ही समय बाद तिक्रित का एक नौजवान, माना जाता था वहशी है व्यक्ति, इराक की कहानी की बात कर रहा हूं,
व्यक्ति का नाम था सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन पावर में आता है और सद्दाम हुसैन सुन्नी था, उसका एक क्लोज टाइट पावरफुल ग्रुप भी था। तो यानी कि इराक में सद्दाम हुसैन का होल्ड एक्चुअली ईरान के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। और ऐसे में अगर सद्दाम हुसैन को हटाया यूएस ने तो फायदा किसको हुआ? ईरान को हुआ। तो इराक में सद्दाम हुसैन गए, ईरान ने कहा वाह बहुत अच्छा काम किया तुमने। तो ये अब इसके बाद जो सरकार बनी उसमें फिर शियास का होल्ड था। तो इसके बाद से इराक और ईरान के बीच में हम क्लोज कोऑर्डिनेशन देखते आए हैं। और इसी वजह से मैंने क्लास की स्टार्टिंग में आपसे बताया था कि मोहम्मद बिन सलमान जो क्राउन प्रिंस हैं सऊदी के, वो भी इराक बगदाद का इस्तेमाल कर रहे थे फॉर एक्चुअली नॉर्मलाइजिंग द टाइज बिटवीन ईरान एंड इराक, क्योंकि इराक में जो गवर्नमेंट है अभी वो ईरान के साथ बेटर रिलेशंस रखती है। इसके बाद अरब स्प्रिंग होता है, यानी कि अब जो है जो वहां की सरकारें हैं मिडिल ईस्ट की, जहां पर मोनार्की के नाम पर डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज हैं, उसके विरोध में जनता भड़कने लगती है। शुरुआत हुई थी ट्यूनीशिया से। अब ऐसे में सऊदी और ईरान को लगता है तो मौका है, मौका किस चीज का? डोमिनेंस का। और उसके बाद से हम देखते हैं यमन, बहराइन और सीरिया, इन सब जगह पर दोनों पार्टीज अलग अलग ग्रुप्स को समर्थन देने लगी। तो यानी कि कॉन्फ्लिक्ट जो है फर्दर बढ़ गया। ये जो आप दोनों देश देख रहे हैं ये है ईरान की साइड एक तरीके से, ये जो आप देख रहे हैं ग्रीन वाला पार्ट ये सऊदी साइड है। और यहां पर स्प्लिट है, यानी कि सीरिया में कुछ पक्ष ऐसे हैं जो ईरान की साइड हैं, कुछ पक्ष ऐसे हैं जो सऊदी साइड है। अब दोनों के बीच में जो पावर डिफरेंस देख लीजिए। कई लोगों को लगता है ईरान, अरे यार ईरान पे कहां हथियार वगैरह होंगे, सऊदी पे लगता है सऊदी पे हथियार ज्यादा होंगे। जरा कंपेरिजन देखिए। आर्म फोर्सेस ईरान की देखिए 5,63,000, यहां पर 2,51,500। यहां पर जरा बैटल टैंक्स देखिए, डिफरेंस देखिए, आर्टिलरी डिफरेंस देखिए, कॉम्बैट एयर का डिफरेंस देखिए। कॉम्बैट एयर में लगभग आसपास ही जा रहे हैं, पेट्रोलिंग बोट ज्यादा है ईरान के पास, फिर सबमरीन ज्यादा है। सो द पॉइंट इज कि भाई ईरान हल्का नहीं है इन कंपैरिजन टू सऊदी। नाउ इनका एक स्टेटमेंट आया कि हम यूएस से चाहते थे कि यूएस जो इस रीजन के इश्यूज हैं उसमें आगे आए, लेकिन ट्रंप के टाइम से ही लगने लगा था कि यूएस वांट्स टू बैक ऑफ एक्चुअली फ्रॉम मिडिल ईस्ट। ट्रंप के टाइम पे ही वो सवाल उठने लगे थे कि व्हाई वी आर इन्वेस्टिंग सो मच इन मिडिल ईस्ट। और बाइडेन ने भी अपने चुनाव के दौरान कहा कि अगर उनकी सरकार बनी तो यमन में जो युद्ध चल रहा है उसमें जो सऊदी अरब को पैसा दे रहा था यूएस, सपोर्ट कर रहा था यूएस सऊदी अरब को, हम उस एड को घटा देंगे। सऊदी ने कहा अच्छा, मतलब जैसी तुम आओगे मुझे यहां खतरा है यमन में और तुम मेरा सपोर्ट हटा दोगे। प्लस उन्होंने कहा कि हम जो है अपनी फोर्सेस को वापस लाएंगे। वो तो प्रक्रिया ट्रंप से स्टार्ट हो गई थी, अफगानिस्तान के मामले में भी आपको पता है। तो ये लगने लगा था कि अब स्पेस जो है चाइना के लिए क्रिएट हो रहा है और चाइना को इसी मौके की इंतजार थी। यहां पर वो कह रहे हैं कि बाइडेन कह रहे हैं कि हम क्यों इनके आपसी क्वारल में बीच में आए। लेकिन आपको लगता है आपसी क्वारल जिसको बता रहे हैं कितने सारे मुद्दे जो है मिडिल ईस्ट के, वो तो क्रिएट ही यूएस के किए गए हैं, है कि नहीं। यहां पर बाइडेन जो कट ऑफ की बात करी उसके बाद तो सऊदी समझ में आ गया कि अल्टरनेटिव सॉल्यूशन ढूंढने होंगे, कुछ रीजनल डिप्लोमेसी करनी पड़ेगी, आपस में बातचीत करनी पड़ेगी, और कोई बड़ी पावर अगर है जो कुछ रोल अदा कर सकती है उसका साथ भी हमें लेना होगा। तो यहां पर चाइना के लिए अलग से स्पेस बन गया। अब फ्यूचर में क्या लगता है, चाइना ने प्रूव कर दिया कि देखो चाइना इज नॉट जस्ट एन इकोनॉमिक पावर, चाइना कैन एक्चुअली प्ले रोल ऑफ ग्लोबल पुलिसमैन एज वेल, क्योंकि रीजनल पुलिसमैन बनने के लिए चाइना तैयार है। क्योंकि इन वन ऑफ द रिपोर्ट आई वाज रीडिंग, चाइना इज ऑल्सो गिविंग सो मेनी नेवल शिप्स टू सऊदी सो दैट ये पायरेसी जो है इसको काउंटर किया जा सके। इससे पहले चाइना का रुख कुछ ऐसा था, यूएस तुम्हारी जिम्मेदारी है सुरक्षा की। हालांकि अगर मैं सुरक्षा ऑपरेटर्स की बात करूं तो अभी यूएस का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है इस एरिया में, लेकिन ग्रेजुअली जो है यूएस की जो वर्चस्व है वो कुछ कम हो रहा है, चाइना का बढ़ रहा है। तो चाइना के लिए इट्स अ गुड साइन। बट द पॉइंट इज आस पास के जो इश्यूज हैं उनको भी तो रिजॉल्व करना होगा। तो ये जो टाइज हुए हैं इट्स अ पॉजिटिव साइन। इवन यूएस ने भी कहा वी आर एक्चुअली यू कैन से हेलिंग इट, मतलब बहुत अच्छी बात है, राइट। बट द पॉइंट इज ये पब्लिकली ये कहा, लेकिन अंदर अंदर उन्हें ही पता है कि जो रोल वो निभाते थे अब वो चाइना निभा रहा है, राइट। तो फ्यूचर में कंटेस्टेशन जो यहां पर हो रहा है इसमें पीस आना चाहिए, स्टेबिलिटी आना चाहिए, वो पूरी दुनिया के लिए बेहतर है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता ही लग गया था। इजिप्ट के अलावा बाकी जो ऑप्शंस थे यानी कि यूएई, कतर, यमन, वो ठीक थे।
मेज का क्वेश्चन है, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ सऊदी एंड ईरान टाइज ऑन स्टेबिलिटी ऑफ मिडिल ईस्ट। तो अब तो मैंने डिस्कस करने के लिए पूछा है आपसे, तो जो इनके टाइज का जो डायमेंशंस हैं वो अभी अभी जो हमने जाना है उसके बेसिस पे आप यहां पर लिख सकते हैं।